नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गुड लक को कैसे पहचाना जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, लक के बारे में सबसे पहले मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन आया उस समय जब मैं क्लास 12th में था। बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी था, तो थोड़ा प्रेशर था कि अच्छा रिजल्ट लाना है। अच्छा, उससे पहले आपने बचपन में इधर उधर दाएं बाएं आंटियों से या इस तरह की बातें सुनी होती हैं कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है, या आपने कभी कभार ट्रक के ऊपर लिखी हुई लाइंस देखी रहती हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह के आइडियाज़ मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत प्ले किया करते थे कि यार मेहनत तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर किस्मत में ही नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस तो होगा नहीं मेरा। अच्छा, उसी के साथ आपको कॉन्ट्ररी आइडियाज़ भी सुनने को मिलते थे। एक हमारे केमिस्ट्री टीचर थे जो ये कहा करते थे कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, तो उनकी इस बात से बड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि यार मेहनत करेंगे तो सर कहते हैं मेहनत बर्बाद नहीं जाती, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक इस तरह की कहानी भी मैंने सुनी थी कि एक गाँव में एक लड़का था जो कुछ बड़ा काम करना चाहता था। तो वो गाँव के बाहर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ी महिला रहती थी, तो वो उस बूढ़ी महिला के पास गया जो बड़ी विद्वान मानी जाती थी। तो उस बूढ़ी महिला के पास गया और बोला कि अम्मा मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। बूढ़ी महिला ने उसका हाथ देखा, बोला बेटा तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ पे रेखाएं नहीं हैं। तो उस लड़के ने बगल में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया, अपने हाथ पे ऐसा कांच से ही कुछ रेखाएं बना ली और वो हाथ उस बूढ़ी आंटी को दिखाया और बोला कि देखो अम्मा अब तो लाइनें बन गई, अब तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो इस तरह की कहानियों से ये बल मिलता था कि भाई मेहनत करो, अपना एफर्ट डालो, हिम्मत रखो तो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद +2 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ, एंट्रेंस का रिज़ल्ट वगैरह आया, रिज़ल्ट ठीक आ गया, अच्छा आ गया, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। और बेसिकली जब आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाती है तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। आप लक के बारे में इस तरह से सोचना थोड़ा कम कर देते हैं कि यार लक है, मैं मेहनत करूं और लक साथ ना दे, रिजल्ट नहीं आए तब क्या होगा, ऐसा आप सोचना करीब करीब बंद कर देते हैं अगर आपको एक आध सक्सेसेस मिल जाती हैं तो। लेकिन ये जो लक की प्रॉब्लम का जो उस समय का सोल्यूशन था वो काफ़ी कुछ जोश वाला सोल्यूशन था कि आप हिम्मत किए रहो, जोश से लगे रहो, काम करोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लक के बारे में स्ट्रेटेजिकली सोचना मुझे काफ़ी समय के बाद आया। इनफैक्ट उसके बाद काफ़ी समय के बाद मैंने किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा, ये अन्ना आंदोलन के आसपास के समय, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आदमी की लाइफ की घटनाएं उसका लक डिसाइड नहीं करती, बल्कि उनकी घटनाओं के प्रति आपका जो रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्स डिसाइड करता है कि वो चीज़ आपके लिए गुड लक है या बैड लक है। बात काफ़ी सही थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यार ठीक है, सेम ही घटना दो अलग अलग लोगों की लाइफ में होती है तो कोई व्यक्ति तो उससे बिल्कुल टूट जाता है, क्रश हो जाता है, दूसरा आदमी उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर लेता है। तो ये बात तो समझ में आती है कि भाई घटना से ज़्यादा घटना के प्रति आपका रेस्पॉन्स क्या है वो आपका लक डिटरमिन करता है। लेकिन इसके बाद भी लक के बारे में स्ट्रेटेजिकली कैसे सोचा जाए, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला था। बेसिकली ये कि लक के को कैसे समझा जाए ताकि एटलीस्ट बैड लक के डर से मैं काम करने में, एफर्ट करने में घबराऊं नहीं, और दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लक के थ्रू मिलती हैं उनको मैं यूज़ कर सकूं, उनका फ़ायदा उठा सकूं। काफ़ी समय के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लक क्या है। लक बेसिकली हम उन रैंडम घटनाओं कहते हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, जिनके लिए हम तैयार नहीं थे या जो प्लान्ड नहीं थी या जो पहले से आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनको हर आदमी पहचानता है। आप लॉटरी जीत गए, ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी है, हर आदमी पहचानता है। या आपके साथ में कुछ अच्छी घटना हो गई, आप किसी अच्छे कॉलेज चले गए, अच्छी जॉब में चले गए, या कुछ और हो गया, तो ये सारी की सारी घटनाएं जिन्हें भी आप गुड लक कहते हैं वो सारी घटनाएं वैसी हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस होती है, सबको दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनको हम बैड लक कहते हैं, जो हमें ऑब्वियस देखने पर, पहली नज़र में देखने पर लगता है कि यार इसके साथ बुरा हो गया। ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनमें भी अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसी घटनाओं को जिन्हें हम अक्सर बैड लक कहेंगे उनका फ़ायदा उठा करके ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी एक तरह से लाइफ की सांप सीढ़ी के गेम में सांप और सीढ़ी में कोई अंतर नहीं होता। आप सांप की पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं और सीढ़ी पकड़ के नीचे भी आ सकते हैं।
यानी लक हमारे जीवन की रैंडम घटनाएं हैं। कुछ रैंडम घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी साफ होती है, सामने खड़ी होती है, सबको दिखाई देती है, उनको तो हम गुड लक कहते हैं। बाकी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ पेन पॉइंट तो सबको दिखाई देता है लेकिन छुपी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं दिखाई देती, उन घटनाओं को हम बैड लक कह देते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचें तो लक के बारे में सोचने का मच बेटर तरीका यह है कि हम ये ना पूछें कि गुड लक को मैं कैसे पहचानूं। शायद बेटर सवाल यह है कि इस घटना में अपॉर्चुनिटी कहां है, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी इन दिस। यानी कोई भी रैंडम घटना होती है, अगर हम सवाल को थोड़ा चेंज कर दें, ये पूछने के बजाय कि ये घटना गुड लक है या बैड लक, हम ये पूछें कि इस घटना में अपॉर्चुनिटी कहां छुपी हुई है, तो फिर हमारा सोचने का तरीका बदलता है। और जो गुड लक की घटनाएं होती हैं उनमें भी हम नॉन ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज भी खोज पाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो सबको नहीं दिखाई देती। और जिन्हें लोग अक्सर बैड लक कहते हैं, उन घटनाओं से भी हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी का इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद देखें। वैसे तो पहली नजर में तो ये बहुत बुरी घटना थी, बहुत बड़ा बैड लक था कि भाई इंडिया जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इकोनॉमी वैसे ही डाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी हालत खराब है और चाइना बॉर्डर पे लड़ाई का साजो सामान लेकर के आ गया। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, काफी हद तक हमने इस बैड लक में भी अपॉर्चुनिटी खोज ली। आप देखिए कि हमने काफी सारे ऐप्स बैन किए चाइना के, तो इंडियन ऐप्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट से हमने चाइनीज़ को बाहर निकाला तो इंडियन कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी सारे एक्शंस लेना शुरू किया, उस तरह से सोचना शुरू किया। मिलिटरीली आप देखिए, हमने काफ़ी सारे जो डिफेंस परचेजेस पहले से अटके पड़े थे वो हमने जल्दी जल्दी खरीद लिए। जियो पॉलिटिकली देखिए, एक तरह से चाइना से त्रस्त तो सभी थे, लेकिन इंडिया पहला बड़ा कंट्री निकला जिसने चाइना के सामने खड़े होकर के उनका सामना किया, बुली के अगेंस्ट स्टैंड अप किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए काफी अच्छी हो सकती हैं। इनफैक्ट इसी घटना से मुझे इस वीडियो का आइडिया भी मिला कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ये पूछें कि भाई ये घटना जो हुई वो गुड लक है या बैड लक। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो घटना हुई, जैसी भी घटना हुई, इसमें अपॉर्चुनिटी कहां छुपी हुई है। आई थिंक वो क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो फिर हम काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं जो दुनिया को नहीं दिखाई देती, या काफी सारी ऐसी घटनाएं जो बाकी लोगों को दबा सकती हैं, क्रश कर सकती हैं, उनको अंदर से हिला सकती हैं, उन घटनाओं का फायदा हम उठा सकते हैं। यानी ये पूछने के बजाय कि गुड लक को कैसे पहचाना जाए, या ये जो फलां घटना हुई ये गुड लक है या बैड लक है, इसके बजाय हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो भी घटना हुई इसमें अपॉर्चुनिटी कहां है, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी इन दिस। और लक के बारे में स्ट्रेटेजिकली सोचने का भी यही तरीका है कि आप गुड लक और बैड लक तो हम उन घटनाओं को लेबल चिपका देते हैं, आप लेबल हटा दीजिए। जो भी घटना हुई वो एक रैंडम घटना है। अब मेरा काम यह है कि उस रैंडम घटना में अपॉर्चुनिटी कैसे खोजूं, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी इन दिस। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक को कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।